नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम के लिए सुपर 100 जीके की सीरीज का 5वां पार्ट लेकर के मैं आपके सामने एक बार पुनः उपस्थित हूं। तो चलिए प्रारंभ करता हूं मैं सेशन पर। उससे पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों मैं अपना काम कर रहा हूं, आप अपना काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि देखिए बैक टू बैक सेशन मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं और यदि व्यूज ही नहीं आएंगे तो मैं भी हतोत्साहित हो जाऊंगा और इन्हें बंद कर दूंगा। तो मैं चाहता हूं कि मेरा उत्साह जितना ज्यादा बढ़े उतने अच्छे अच्छे सेशन में आपके सामने लेकर के आऊं। तो चलिए प्रारंभ करता हूं आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न है, दक्षिण भारत के राज्यों को उत्तर भारत में विलय करने वाला पहला सुल्तान कौन था। देखिए चर्चा हमने करी थी कि दक्षिण भारत पर यदि आपसे पूछे आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान कौन था, तो ऐसी स्थिति में उत्तर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। किंतु यदि आपसे पूछ ले सेनापति कौन था, यानी कौन था जो गया था दक्षिण भारत आक्रमण करने, तो ऐसी स्थिति में अलाउद्दीन खिलजी। पर ऑप्शन में यदि जलालुद्दीन खिलजी नहीं दे रखा हो और आपसे सीधे सीधे पूछ लिया जाए कि दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान कौन था और जलालुद्दीन खिलजी ऑप्शन में नहीं है, तो आप अलाउद्दीन खिलजी कर दीजिएगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन यदि प्रश्न ऐसा हो ना, उत्तर भारत में विलय करने वाला सुल्तान कौन था, तब हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। बात है दोस्तों 1323 की। वारंगल के क्षेत्र को जीतने के लिए अपने पुत्र जोना खां, जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठेगा, अपने पुत्र जोना खां को भेजा और जोना खां ने 1323 में इस तेलंगाना के क्षेत्र को जीत लिया। और जीतने के बाद वहां पे दोबारा से राजा अपॉइंट नहीं करा, बल्कि उस क्षेत्र को उत्तर भारत में मिला लिया। यानी अब दिल्ली सल्तनत की सीमाएं दक्षिण भारत में प्रवेश कर रही हैं। तो वो पहला सुल्तान यदि आपसे पूछ ले वो कौन होगा, तो वो होगा दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक। चलिए आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में असत्य कथन छांटिए। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने स्थायी सेना की व्यवस्था करी, बिल्कुल इसने स्थायी सेना की व्यवस्था करी। यही वो सुल्तान था जिसने पहली बार नगद वेतन देना प्रारंभ करा। सैन्य व्यवस्था दशमलव पद्धति पर आधारित थी। इसकी व्यवस्था दशमलव पद्धति पर थी, यानी 10 घुड़सवारों के ऊपर एक नेतृत्वकर्ता होता था। फिर ये ऐसे ही 10 ग्रुप बनते थे, यानी 100 के ऊपर, फिर 1000 के ऊपर। तो ऐसी पद्धति, अब इनके नाम आपको जानने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस पद्धति को दशमलव पद्धति कहते हैं। और ये जो दशमलव पद्धति थी, इसी पर आधारित थी अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य व्यवस्था। तो यह कथन भी आपका सही हो जाएगा। घोड़ों को दागने की प्रथा और सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा शुरू करी, यानी आइडेंटिटी कार्ड और मार्किंग होने लगी घोड़ों पर, ताकि युद्ध के समय कोई किसी और अच्छे घोड़े को दिखा करके उसका वेतन ले रहा है और युद्ध में घटिया घोड़े भेज रहा है, तो युद्ध में तो पराजय हो जाएगी ना। तो घोड़ों को दागने की प्रथा, ताकि एक ही घोड़े को 2 बार दिखा करके वेतन न लिया जा सके। साथ ही सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा। आज की तरह कंप्यूटराइज सिस्टम तो था नहीं, तो हुलिया रखा जाता था ताकि जो है कोई गलत वेतन ना ले जाए, यूं कह कि मैं तो आपकी सेना में काम करता हूं साहब, और वेतन उठा ले जाए। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए घोड़ों को दागने की प्रथा और सैनिकों को हुलिया रखने की प्रथा, ये दोनों ही प्रथाएं अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ करी थी। जबकि डाक व्यवस्था को सर्वाधिक मजबूत किया, ये कथन गलत हो जाएगा। डाक व्यवस्था तुगलक काल में मजबूत हुई थी, ना कि खिलजी काल में। तो यही कथन असत्य हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। सल्तनत काल में सैनिकों को कितना वेतन दिया जाता था, तो दोस्तों वेतन दिया जाता था 234 टंका। टंका याद है ना, टंका और जीतल नाम के शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे इल्तुतमिश ने। टंका होता था चांदी का सिक्का और जीतल होता था तांबे का सिक्का। तो ऐसे ही 234 टंके वेतन दिया जाता था सैनिकों को। लेकिन यदि आप घुड़सवार हो तो एक घोड़ा रखने पर आपको 78 टंका अतिरिक्त मिलेगा। 2 घोड़े रखोगे तो 78 टंका और मिल जाएगा, इससे ज्यादा घोड़े नहीं रखने देगा वो। अच्छा ठीक है, घोड़े दिखा दिखा के आप अपनी घुड़साल के पैसे ले आओ। तो सैनिकों का वेतन कितना होता था, 234 टंका। आपको तो इतना याद रखना है कि घोड़ा अतिरिक्त रखने पर 78 टंका और मिलता था। तो 234 टंका वेतन और घोड़ा रखने पर 78 टंका अतिरिक्त।
मुखतब क्या है? देखिए नाम में ही छुपा है मुखतब, चेहरा देखना, मुख मुख मुख, और मुख यानी सैनिकों का निरीक्षण के बाद उन्हें सेना में भर्ती करना। सैनिकों का, आप में से बहुत से मित्रों का सपना रहा होगा कभी, अगर आप उस उम्र में फॉल करते हो तो अभी भी हो सकता है, अदरवाइज मुझे उम्मीद है कि जो वीडियो री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वे सभी सीडीएस और एनडीए की एज क्रॉस कर चुके होंगे, लेकिन अपने टाइम पीरियड में आपने सीडीएस और एनडीए का पेपर दिया होगा और हो सकता है बहुत लोगों का एसएसबी के लिए सिलेक्शन भी हुआ हो। तो वो जो एसएसबी है वही समझ लीजिए उस समय में मुखतब कहलाती थी, यानी सैनिकों के निरीक्षण के बाद उन्हें सेना में भर्ती करना, ये प्रोसेस क्या कहलाती थी? मुखतब। देखिए मुखतब हो गया, मसाहत हो गया, फवाजिल हो गया, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो आपको पढ़नी पड़ेंगी। मसाहत क्या था? भूमि का माप। फवाजिल क्या था? इक्तेदारों द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि। मुखतब क्या है? सैनिकों के निरीक्षण के बाद उन्हें सेना में भर्ती करना। तो ये सारे प्रश्न आते हैं दोस्तों बार बार, तो इन्हें आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। स्थापत्य कला में लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किसके काल में प्रारंभ हुआ? तो लाल बलुआ पत्थर स्थापत्य कला में खिलजी वंश के समय में ही प्रारंभ हुए थे। चलिए आगे देखते हैं। गाजी मलिक अर्थात गयासुद्दीन तुगलक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? चर्चा मैंने करी थी पिछले वीडियो में भी कि गयासुद्दीन तुगलक का राज्याभिषेक हुआ था किलो खरी के अपूर्ण महलों में, जबकि अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक हुआ था बलबन के लाल महल में। बलबन के लाल महल में, दिल्ली में स्थित है बलबन का लाल महल, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक हुआ था, जबकि गाजी मलिक यानी गयासुद्दीन तुगलक का राज्याभिषेक किलो खरी के अपूर्ण महलों में हुआ था। किलो खरी के अपूर्ण महलों का निर्माण किसने करवाया? तो कैकूबाद ने करवाया था। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी रचना अमीर खुसरो की नहीं है? मुझे लगता है पिछले वीडियो में मैंने अमीर खुसरो पे पर्याप्त चर्चा कर ली थी। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली कासगंज में हुआ, उत्तर प्रदेश के। अमीर खुसरो ने कई रचनाएं करी, जिसमें किरान उस सदाइन थी, जिसमें बुगरा खां, कैकूबाद, क्यूमार्स की जानकारी मिलती है। मिफ्ता उल फुतू थी, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी की जानकारी मिलती है। खजाइन उल फुतू से अलाउद्दीन खिलजी की जानकारी मिलती है। नूह सिपर से मुबारक शाह खिलजी की जानकारी मिलती है। तुगलक नामा से गयासुद्दीन तुगलक की और खुसरव शाह की जानकारी मिलती है, जबकि देवल रानी और खिज्र खां की जानकारी हमें आशिका से मिलती है। तो ये सभी पुस्तकें हमने पढ़ ली थी। तारीखे यामिनी, ये पुस्तक हमने नहीं पढ़ी थी। तारीखे यामिनी किसकी पुस्तक है? और इसके अलावा आप एक और पुस्तक याद रखिएगा, तारीखे मसूदी। तारीखे मसूदी, ये दो पुस्तकें आपसे पूछी जाती है, तारीखे मसूदी। तो तारीखे मसूदी किसकी है? तो ये है बैहाकी की। महमूद गजनबी का दरबारी था बैहाकी, और तारीखे यामिनी, क्योंकि महमूद गजनबी आपको मैंने अभी पढ़ाया नहीं, इस वजह से ये पुस्तकें छूटी हुई हैं। तो तारीखे यामिनी का जो राइटर है वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा उतबी। तो तारीखे यामिनी उतबी की है, जबकि तारीखे मसूदी किसकी है? बैहाकी की है। अमीर खुसरो की यह रचना नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किस पुस्तक में भारत की तुलना स्वर्ग के उद्यानों से की गई है? तो नूह सिपर, अमीर खुसरो की पुस्तक है नूह सिपर, जिससे हमें मुबारक शाह खिलजी की जानकारी मिलती है। मुबारक शाह खिलजी जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया, एक ऐसा सुल्तान जो दरबार में भी नग्न अवस्था में आ जाया करता था, ऐसे व्यक्ति की जानकारी हमें नूह सिपर से मिलती है। पर इसी पुस्तक में भारत की तुलना स्वर्ग के उद्यानों से करी है अमीर खुसरो ने। चलिए आगे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने गाजी की उपाधि धारण करी। देखिए गाजी का अर्थ आपसे पूछा जा सकता है काफिरों का नाश करने वाला। देखिए यहां पर मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, काफिरों का नाश करने वाला। इस्लाम में काफिरों का नाश करने वाला यानी विधर्मी, अधर्मी, जो पाप करते हैं। कट्टर लोगों ने इसे हिंदू मुस्लिम कर दिया, तो काफिरों का नाश करने वाला। और ये कट्टरता इस दिल्ली सल्तनत के काल में भी आ गई। यहाँ पे गाजी की उपाधि उसने हिंदू धर्म के लोगों को मारने के लिए धारण करी है। तो काफिरों का नाश करने वाला गाजी की उपाधि धारण करता था। और दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने गाजी की उपाधि धारण करी वो कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। इसे गाजी मलिक के नाम से भी जानते हैं। मलिक यानी सेनापति, गाजी मलिक। तो गयासुद्दीन तुगलक ही पहला व्यक्ति था जिसने गाजी की उपाधि धारण करी दिल्ली सल्तनत का। किस शासक का वास्तविक नाम जौना खां था? तो जौना खां किसका नाम था? मोहम्मद बिन
तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? जौना खान। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सर्वाधिक समय तक शासन किया? सर्वाधिक समय तक शासन किया है तो तुगलक वंश ने, सबसे कम समय तक शासन किया है खिलजी वंश ने, और सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला यदि सुल्तान पूछ ले तो बहलोल लोदी। याद आ रही है ये सारी बातें? निम्न में से किसके द्वारा नारा दिया गया इस्लाम खतरे में है? देखिए दोस्तों, मुबारक शाह खिलजी वंश का अंतिम शासक, इसकी हत्या कर दी एक धर्म परिवर्तित मुसलमान ने और गद्दी पर बैठ गया, और वो कौन था? खुसरव शाह। खुसरव शाह एक मुसलमान नहीं था बल्कि धर्म परिवर्तित मुसलमान था, यानी हिंदू से मुसलमान बना। और कहते हैं खुसरव शाह के महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी, इसलिए उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत यानी दीपालपुरा पंजाब का एक गवर्नर था कौन गया नाम? गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन मेरे को मैं कह रहा मैंने दिया ही नहीं है क्या? तो गयासुद्दीन तुगलक ने नारा दिया कि भैया देखो दिल्ली की गद्दी पर एक हिंदू शासक बैठ गया, यानी इस्लाम अब खतरे में है। तो जनता का समर्थन प्राप्त करा गयासुद्दीन तुगलक ने, दिल्ली की तरफ बढ़ा और किस खुसरव शाह को मार करके तुगलक वंश की स्थापना करी। तो इस्लाम खतरे है में है नारा किसने दिया? ये दिया गयासुद्दीन तुगलक ने। चलिए आगे चलते हैं। रस्मे म्यान नामक उदार नीति किस शासक के द्वारा चलाई गई? देखिए, रस्मे म्यान नामक उदार नीति के बारे में पूछा है आपसे। रस्मे म्यान नामक उदार नीति किस शासक ने चलाई है? तो ये चलाई है हमारी गयासुद्दीन तुगलक ने। चलिए आगे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में सर्वाधिक नहरों का विकास हुआ? देखिए, अगर आपसे पूछ ले कि सबसे पहली बार नहरें किस शासक के काल में बनाई गई, तो ऐसी स्थिति में तो उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक। पर सर्वाधिक नहरें यदि आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक नहरों का विकास किसके समय में हुआ, तब उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, सर्वाधिक नहरें यहां पर क्या पूछा है? पहला सुल्तान। हाँ, ये मैंने चर्चा करी ना, पहला सुल्तान कौन हो जाएगा? तो पहला सुल्तान हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, जिसके काल में नहरों का विकास हुआ। और सर्वाधिक नहरों का विकास किसके काल में हुआ? तो फिरोज शाह तुगलक के काल में। चलिए अगला है, शासक बनने से पूर्व गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का गवर्नर था? देखिए, जब सत्ता परिवर्तन करते हैं ना तो गवर्नर कहाँ के थे इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ का गवर्नर था? झांसी का। इल्तुतमिश कहाँ का था? बदायूं का। इसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है बलबन कहाँ का था? झांसी का। फिर आपसे पूछा गया था जलालुद्दीन खिलजी कहाँ का था, या गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का था? तो गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का था? उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। और यदि जगह का नाम पूछ ले तो पंजाब के दीपालपुरा। अब ये वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। पंजाब के दीपालपुरा, या तो ये दिया होगा या आपको पूरा स्टेट का नाम दे दिया जाएगा, तो आपको क्या दिया जाएगा? उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। इसी प्रकार जलालुद्दीन खिलजी का पूछ लेते हैं तो वो सामना का था। तो ये आपको ध्यान रखने होते हैं। तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का था गयासुद्दीन तुगलक। चलिए, निम्न में से किस शासक के सिक्कों पर जिलिल्लाह नाम मिलता है? देखिए, सिक्के अभी बहुत ज़्यादा सिक्के आपके सामने आए नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, कई सारे सिक्के आपके सामने आएंगे। अभी आपने एक सिक्का पढ़ा है टंका और जीतल। ये दोनों ही सिक्के किसने चलाए थे? तो ये चलाए थे इल्तुतमिश ने। टंका चांदी का, जीतल तांबे का। एक अदली नाम का चांदी का सिक्का चलाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। अदली नामक चांदी का सिक्का। तो आपसे पूछा जाएगा अदली नामक चांदी का सिक्का किसने चलाया? तो वो चलाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने चलाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। टंका और जीतल किसने चलाए थे? इल्तुतमिश ने। तो ये जो अदली नाम का चांदी का सिक्का था, इस सिक्के के पीछे जिलिल्लाह नाम लिखा हुआ मिलता है। यानी किस शासक के सिक्कों पर जिलिल्लाह नाम मिलता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्कों पर। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जौना खां था, पर सिक्कों पर उसका क्या नाम मिलता है आपसे पूछ लिया जाए, तब प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जिलिल्लाह। चलिए आगे चलते हैं।
दीवाने मुस्तखराज नामक विभाग का कार्य क्या था? देखिए, दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था ये विभाग, और इसका नाम क्या था? भू राजस्व व्यवस्था में सुधार करना, वस्तुओं की दर निश्चित करना शहनाई मंडी का काम था, बाजार की देखभाल करना दीवाने रियासत का काम था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु किस प्रकार हुई? तो देखिए, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण किसकी हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। उक्का नामक तोप पटने के कारण शेर शाह सूरी की हुई थी। लेकिन अफगानपुर में अफगान डकैतों द्वारा छुरा मारने के कारण गुरु गोविंद सिंह की हुई थी। ये सभी कारण बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सभी किसी न किसी की मृत्यु के कारण है, गुरु गोविंद सिंह की। लेकिन अफगानपुर में लकड़ी का महल गिर जाने के कारण गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई थी। दोस्तों, कहते हैं बंगाल में विद्रोह का दमन करने गया हुआ था, और जब वो लौट रहा था तो अफगानपुर के पास थट्टा नामक स्थान पर इसके पुत्र जोना खान ने इसके लिए एक लकड़ी का महल बनवाया, और जब ये उस महल के नीचे खड़ा था तो वो लकड़ी का महल गिर गया और उसके वजन से दब करके गयासुद्दीन तुगलक की हो गई मृत्यु। अब ये बड़ा विवादित प्रश्न है कि वो जो महल था वो अपने आप गिरा या षड्यंत्र रचा गया था। इसामी गयासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक को खूनी शासक कहता है, यानी इसके पीछे क्या छुपा हुआ है कि ये जो हत्या है ना, ये इसी ने कराई है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। और इब्न बतूता तो क्लियर लिखता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ही गयासुद्दीन तुगलक को मरवाया है और उसके बाद वो शासक बनाए। लेकिन हमें इन सब बातों में नहीं पढ़ना, हमें तो ये देखना है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई। तो अफगानपुर में लकड़ी का महल गिर जाने के कारण गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। किस इतिहासकार का कथन है मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन के कुछ अंश मौजूद थे? देखिए, कथन तो एल्फिस्टन का है, लेकिन इस कथन को देने से एल्फिस्टन महोदय स्वयं पागल सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक पढ़ा लिखा सुल्तान था, दर्शन शास्त्र का ज्ञाता था। हालांकि उसके फैसले, क्योंकि किस्मत का धनी नहीं था तो उसके फैसले अच्छे थे, पर उनके परिणाम कुछ और निकल करके आए, वो एक अलग बात है। इंसान जीवन में निर्णय लेता है, असफल हो जाता है, इसका तात्पर्य ये नहीं होता कि वो पागल है। अब आप लोग तैयारी कर रहे हो, आप में से बहुत से व्यक्ति अधिकारी बन जाएंगे, बहुत व्यक्ति नई सिलेक्शन ले पाएंगे, तो क्या आप पागल कहलाओगे? क्या नहीं ना। असफलताएं सफलताएं पागलपन की निशानी या बुद्धिमानी की निशानी नहीं होती, ये बात ध्यान रखिएगा। जीवन में असफल भी हो जाओ तब भी प्रयत्न करते रहिएगा, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। तुगलकाबाद नामक नगर किसने बसाया? देखिए, सीरी किसने बसाया? सीरी बसाया आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। तुगलकाबाद किसने बसाया? तो तुगलकाबाद बसाया गयासुद्दीन तुगलक ने। 1323 में तेलंगाना पर अधिकार करने के उपरांत उसका नाम बदल करके क्या कर दिया? गयासुद्दीन तुगलक ने अपने पुत्र जोना खां को भेजा वारंगल तेलंगाना पर अटैक करने के लिए, और जोना खां ने उसको जीता और उसे मिला लिया उत्तर भारत में, और उसका नाम कर दिया क्या? सुल्तानपुर। तो सुल्तानपुर नाम करके उसे उत्तर भारत में मिला लिया, और उत्तर भारत में दक्षिण भारत के क्षेत्रों को मिलाने वाला पहला सुल्तान कौन बन गया? गयासुद्दीन तुगलक। निम्न में से किसने मोहम्मद बिन तुगलक को खूनी शासक कहकर के पुकारा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपसे पूछा जाता है खूनी शासक। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कई आते हैं, पागलपन के अवशेष मौजूद थे, ये किसने कहकर के पुकारा है? तो ये पुकारा है एल्फिस्टन महोदय ने। आपसे पूछ लेगा इसे धनवानों का राजकुमार कहकर के किसने पुकारा है? धनवानों का राजकुमार, धनवानों का राजकुमार। तो धनवानों का राजकुमार इसे एडवर्ड टाइम्स ने कहा है। किसने कहा है? एडवर्ड टाइम्स ने। लेकिन यदि पूछ ले खूनी शासक, इसके अलावा एक टर्म, चलिए छोड़िए, आगे इसका शायद मैंने प्रश्न दिया हुआ है वहीं बताऊंगा। तो खूनी शासक कहकर के किसने पुकारा है? तो वो पुकारा है इसामी ने। इसामी की पुस्तक का नाम आपसे पूछा जा सकता है। इसामी की पुस्तक का नाम है फुतूह उस सलातीन। फुतूह उस सलातीन। तो इसी पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक को इसामी ने खूनी शासक कहकर के पुकारा है। चलिए अगला है, निम्न में से किसने मोहम्मद बिन तुगलक को बुद्धिमान मूर्ख कहकर के पुकारा है? देखिए, बुद्धिमान मूर्ख, यही मैं वहां बताना नहीं चाह रहा था आपको। बुद्धिमान मूर्ख कहकर भी इसामी ने ही पुकारा है। इसामी की पुस्तक कौन सी है? फुतूह उस सलातीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए।
उसने साईं राज नामक हिंदू को मंत्री का पद दिया, बिल्कुल सही बात है। मोहम्मद बिन तुगलक जो धार्मिक रूप से कट्टर व्यक्ति नहीं था, उसने साईं राज नामक व्यक्ति को, हिंदू को मंत्री का पद दिया था। इसके अलावा उसने जिन प्रभासूरी और राजशेखर जैसे जैन धर्म के अनुयायियों को संरक्षण भी दिया था। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह का निर्माण कराने वाला व्यक्ति भी मोहम्मद बिन तुगलक ही था, किंतु हिंदू जनता के त्योहारों को मनाने को प्रतिबंधित किया। ये कथन तो दोस्तों पूर्णतः गलत हो जाएगा, क्योंकि एक प्रश्न पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जो हिंदू त्योहारों को मनाने के लिए, विशेषतः होली को मनाने के लिए हिंदू जनता के बीच जाता था। वह व्यक्ति ही मोहम्मद बिन तुगलक था। तो ऐसा व्यक्ति जो स्वयं हिंदू धर्म के त्योहारों को मनाने के लिए जा रहा है, वो हिंदू धर्म के त्योहारों को प्रतिबंधित करेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। चलिए अगला देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब क्षेत्र में कौन सा नया कर लगाया? देखिए, दोआब क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था। मोहम्मद बिन तुगलक को थोड़ी धन की आवश्यकता थी, तो उसने सोचा ये जो दोआब क्षेत्र है यहाँ हम कर बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ कर उसने 50% तक बढ़ा दिया और यहाँ पर एक नया कर लगाया। उस कर का नाम क्या था? आबाबाद। लेकिन कहते हैं ना, ये किस्मत का धनी नहीं था। दोआब क्षेत्र में बहुत से सुल्तानों ने पहले भी करों में वृद्धि करी है और दोआब क्षेत्र के लोग खुशी खुशी वो कर भी चुका दिया करते थे। क्यों? क्योंकि समृद्ध थे। लेकिन जब मोहम्मद बिन तुगलक ने ये आबाबाद नाम का कर लगाया ना, उसी वर्ष दोआब क्षेत्र में पड़ गया अकाल और इसके सैनिकों ने इसे बताया तक नहीं और वहां पे आबाबाद नाम का कर वसूलते रहे बुरी तरह। यानी जब आपको उन्हें हेल्प देनी चाहिए थी, उस समय आप उनसे जबरदस्ती कर वसूल रहे हो। जनता ने विद्रोह कर दिया, बाद में सुल्तान को पता लगा, सुल्तान ने इस कर को समाप्त भी कर दिया। तो दोआब क्षेत्र में जो कर लगाया गया था वो कौन सा था? आबाबाद। ये कृषि ऋण होता था, बीज खरीदने के लिए ऋण दिया जाता था, उस ऋण को कहते थे सोन घर। अदली एक प्रकार का चांदी का सिक्का था जो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। अद्दा भी एक प्रकार का सिक्का है, शंशगनी, अद्दा और बिख, ये आगे चलाए जाएंगे। कौन सा शासक चलाएगा मैं तो बताऊंगा ही, अगर आप कमेंट सेक्शन में बताना चाहें तो बता सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाने के पीछे उसका उद्देश्य क्या था? दक्षिण भारत के राज्यों पर नियंत्रण स्थापित करना, दक्षिण भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। देखिए, नियंत्रण तो स्थापित करना चाहता था, इसमें तो कोई शक नहीं। कट्टर नहीं था मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन अपने धर्म का प्रचार, अब मैं हिंदू धर्म का प्रचार करता हूं, तो क्या मैं कट्टर हो जाऊंगा? नहीं। मुस्लिम भी मेरे मित्र हैं, सिख भी मेरे मित्र हैं, जैन भी मेरे मित्र हैं, बौद्ध भी मेरे मित्र हैं। तो प्रचार करने से कट्टरता साबित नहीं होती, तो इसका तात्पर्य आप कट्टर मत लगा लीजिएगा। लेकिन दक्षिण भारत में इस्लाम करना चाहता था मोहम्मद बिन तुगलक, ये बात बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। चलिए आगे देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद का नाम परिवर्तित करके क्या रखा? मोहम्मद बिन तुगलक जो कि अपनी राजधानी परिवर्तित करके दिल्ली से ले गया दौलताबाद, और दौलताबाद का उसने नाम क्या रखा? कुशकेसीरी। यानी देवगिरी का नाम पड़ा दौलताबाद, कुशकेसीरी नहीं, कुतुबुल इस्लाम। देवगिरी का नाम पड़ा दौलताबाद और दौलताबाद का नाम उसने क्या रख दिया? कुतुबुल इस्लाम। तेलंगाना को जीत करके उसका नाम क्या रखा था? सुल्तानपुर। ये सभी बातें आप कंफ्यूज मत होइएगा एक दूसरे से, अलग अलग इन्हें याद रखिएगा। चलिए, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिल्ली को पुनः राजधानी कब बनाया गया? तो 25-26 के समय में ये राजधानी लेकर के चला गया दौलताबाद और कुतुबुल इस्लाम उसका नाम रख दिया, लेकिन वहां से शासन चलाना इसके लिए बहुत ही ज्यादा दूभर हो गया और 1335 में दिल्ली वापस ले आया अपनी राजधानी। यानी इसका एक और फैसला इसके लिए गलत साबित हुआ, कारण परिस्थितियों वश वो फैसला इसके लिए गलत हो गया। तो कब अपनी राजधानी वापस ले आया? तो 1335 में। चलिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथन किस इतिहासकार का है कि एक लंगड़े एवं अंधे तक को दौलताबाद ले जाया गया? देखिए, ये कहना चाहता है कि किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा, दिल्ली में सबको ले गया दिल्ली जबरदस्ती। जो जाना चाहता था उसको भी ले गया, जो नहीं जाना चाहता था उसको भी ले गया। और ये कथन हमें किसने दिया है, कैसे पता लगती है? ये इब्न बतूता से पता लगती है। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है? इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है
रहला। इब्न बतूता जो कि मोरक्को का यात्री था, कहाँ का यात्री था? मोरक्को का यात्री था। 14 वर्षों तक भारत में रहा, 14 वर्षों तक भारत में रहा। दिल्ली में काजी के पद पर कार्य किया। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया, ये बताने की जरूरत तो नहीं है। दिल्ली में काजी के पद पर कार्य किया। इसके अलावा ये मालदीव में भी काजी रहा है और इसको चीन भेजा था दूत बना करके मोहम्मद बिन तुगलक ने, लेकिन मोहम्मद ये पहुंचा नहीं चीन तक, या तो रास्ते में मर गया या अपने देश वापस चला गया, जो भी हुआ हो। इसकी पुस्तक का नाम है रहला। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले प्रश्नों के साथ, धनाधन प्रश्नों के साथ हम मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। तब तक दोस्तों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, पर साथ ही इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए। देख लीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब काउंट मेरा बढ़ नहीं रहा है, मेहनत मेरी पूरी लग रही है। पूरे रात दिन मैं आपके लिए क्वेश्चन टाइप कर रहा हूँ, लेक्चर्स बना रहा हूँ, आपको डिलीवर कर रहा हूँ, पर सब्सक्राइब काउंट नहीं बढ़ रहा है। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, अब आपकी बारी है दोस्तों। चलिए फिर, धन्यवाद दोस्तों।